जय भीम साथियों। हम संविधान बचाने की बात करते हैं तो हमें जानना होगा इसमें क्या लिखा है। मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और साथी नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का ज्ञान के धारावाहक में हर एक अनुच्छेद की जानकारी साझी करते हैं और इस पर विचार चर्चा की धारावाहक चला रहे हैं। आप देखते रहें। आप अपने चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप संविधान के 5वें अध्याय का वीडियो देख रहे हैं। पिछले अनुच्छेद में सदस्य अयोग्यता पर राष्ट्रपति का निर्णय की 31वीं वीडियो बनाकर इसके 103 तक कुल अनुच्छेदों की जानकारी साझा कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत आज के एपिसोड में संसद सदस्य के अयोग्य बैठने पर दंड 32वीं वीडियो बनाकर इसके 104वें अनुच्छेद की जानकारी साझा करेंगे। यह अनुच्छेद भारतीय संसद के सदस्यों के लिए निर्धारित दंडों का वर्णन करता है। जय भीम साथियों, मैं आशा कुमारी चुंबर आज की वीडियो के बारे में आपको चुंबर साहब ने बता ही दिया है कि आज हम संसद सदस्य के अयोग्य बैठने पर दंड पर बात करेंगे। बता दें कि यह दस्तावेज भारतीय संसद के सदस्यों के लिए निर्धारित दंडों का वर्णन करता है। विशेष रूप से यह बताता है कि यदि कोई व्यक्ति शपथ या प्रतिज्ञान लिए बिना या अयोग्य होने पर या जब वह जानता है कि वह सदस्य बनने के लिए योग्य नहीं है, संसद के किसी भी सदन में बैठता है या मतदान करता है तो क्या होगा। ऐसे उल्लंघन के लिए प्रतिदिन 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना भारत संघ को देय ऋण के रूप में वसूला जाएगा, जो संसद की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का एक हिस्सा है। चलो आओ सुने विचार चर्चा। अनुच्छेद 104। अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पूर्व या अर्ह न होने या निरर्हित होने पर बैठने और मतदान करने के लिए दंड। यदि कोई व्यक्ति अनुच्छेद 99 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से पूर्व संसद के किसी सदन के सदस्य के रूप में बैठता है या मतदान करता है, या जब वह जानता है कि वह उसकी सदस्यता के लिए अर्ह नहीं है या निरर्हित है, या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों द्वारा उसे ऐसा करने से प्रतिषिद्ध किया गया है, तो वह प्रत्येक दिन के लिए, जिस दिन वह ऐसे बैठता है या मतदान करता है, 500 रुपए के दंड का भागी होगा, जो संघ को देय ऋण के रूप में वसूल किया जाएगा। संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। नमस्कार और स्वागत है इस चर्चा में। नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं भारतीय संविधान के एक ऐसे अनुच्छेद में जो सुनने में शायद थोड़ा सूखा सा लगे, लेकिन संसदीय कामकाज के लिए बेहद जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 104 जी। ये अनुच्छेद सीधे तौर पर जुड़ा है संसद सदस्यों के सदन में बैठने और वोट डालने के नियमों से। हाँ। और सबसे दिलचस्प बात, इन नियमों को तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने से। बिल्कुल, ये जुर्माने वाली बात इसे खास बनाती है। हमारी जानकारी का स्रोत तो सीधा भारत का संविधान है, खासतौर पर अनुच्छेद 104 के शब्द। जी, मूल स्रोत वही है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि संसद सदस्य बनने और बने रहने की शर्तें क्या हैं, और अगर कोई इन शर्तों को पूरा किए बिना कार्यवाही में हिस्सा लेता है तो संविधान क्या कहता है। हाँ, क्या व्यवस्था है इसके लिए। ठीक है, तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। संविधान कहता है कि अगर कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन, लोकसभा हो या राज्यसभा में, सदस्य के तौर पर बैठता है या वोट डालता है, लेकिन कुछ शर्तें पूरी नहीं करता, तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो पहली शर्त क्या है इसमें? देखिए, पहली और सबसे बुनियादी शर्त जो है वो जुड़ी है अनुच्छेद 99 से। अच्छा, अनुच्छेद 99। हाँ, ये अनुच्छेद कहता है कि हर सदस्य को अपना स्थान ग्रहण करने से पहले ये जरूरी है, पहले राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने शपथ या प्रतिज्ञान लेना अनिवार्य है। शपथ या प्रतिज्ञान? जी, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि संविधान के प्रति निष्ठा की एक औपचारिक घोषणा है, कह सकते हैं। अच्छा, ये आपने कहा शपथ या प्रतिज्ञान, इनमें क्या फर्क है? क्योंकि अक्सर हम ये शब्द साथ में ही सुनते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अनुच्छेद 99 दोनों का विकल्प देता है। शपथ मतलब ओथ, उसमें आम तौर पर ईश्वर को साक्षी मानकर कर्तव्य निष्ठा की कसम खाई जाती है। वहीं प्रतिज्ञान यानी अफर्मेशन में व्यक्ति सत्य निष्ठा से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने की पुष्टि करता है, बिना ईश्वर का नाम लिए। अच्छा, बिना ईश्वर का नाम लिए। हाँ, ये व्यवस्था इसलिए है ताकि अलग अलग धार्मिक मान्यताओं वाले लोग या फिर जो अनास्तिक सदस्य हैं, वो भी बिना किसी दुविधा के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त कर सकें। समझ गए। तो चाहे शपथ लें या प्रतिज्ञान, जरूरी ये है कि ये प्रक्रिया पूरी हो। इसके बिना टेक्निकली आप सदस्य के तौर पर काम शुरू नहीं कर सकते। समझ गए।
तो मतलब पहली गाड़ी तो छूटती है अगर शपथ या प्रतिज्ञान नहीं लिया। बिल्कुल। अनुच्छेद 104 आगे और भी स्थितियां बताता है, जैसे अगर कोई व्यक्ति सदन में बैठता है या वोट करता है जब वो जानता है, ये शब्द महत्वपूर्ण है, जानता है कि वो सदस्यता के लिए योग्य ही नहीं है, नॉट क्वालिफाइड। हाँ, योग्य नहीं है का मतलब है कि उसमें वो बुनियादी अहर्ताएं ही नहीं है जो संविधान या कानून के तहत सदस्य बनने के लिए जरूरी होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई भारत का नागरिक न हो, या फिर जो निर्धारित आयु है सदस्य बनने की उससे कम हो। ये बेसिक क्वालिफिकेशंस है। ठीक है। और फिर एक और स्थिति है, अगर उसे सदस्य के रूप में अयोग्य यानी डिस्क्वालिफाइड घोषित कर दिया गया हो। अब ये योग्य न होने से कैसे अलग है? हाँ, ये फर्क समझना जरूरी है। अयोग्य घोषित होना एक बाद की स्थिति है। मतलब हो सकता है व्यक्ति पहले योग्य था, चुना भी गया, हाँ, लेकिन बाद में किसी कारण से उसकी सदस्यता रद्द कर दी गई। संविधान का अनुच्छेद 102 है और फिर संसद का बनाया हुआ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। हाँ जी। ये ऐसे कई आधार बताते हैं जिनके तहत किसी सदस्य को अयोग्य ठहराया जा सकता है। क्या है वो आधार? कुछ उदाहरण? जैसे कोई लाभ का पद धारण करना, या दिमागी रूप से अस्वस्थ होना, दिवालिया होना, या फिर कुछ चुनावी अपराधों में या दूसरे गंभीर अपराधों में दोषी पाया जाना। ऐसी कई वजह हैं। अच्छा, यानी चुने जाने के बाद भी सदस्यता जा सकती है? बिल्कुल। और अगर ऐसा हो गया तो फिर सदन में बैठना या वोट करना मना है? जी हाँ, अनुच्छेद 4 यही कहता है। और एक आखिरी शर्त भी है शायद अनुच्छेद 104 में। हाँ बिल्कुल, वो शर्त है कि अगर संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के प्रावधानों के तहत उसे सदन में बैठने या वोट देने से मना किया गया हो। ये थोड़ा मतलब व्यापक दायरा देता है, ये सिर्फ संविधान में लिखी अयोग्यता तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, संसद खुद भी कानून बनाकर कुछ खास परिस्थितियों में सदस्य के सदन में भाग लेने पर रोक लगा सकती है। वो जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का हमने जिक्र किया, वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसमें कई तरह के कदाचार के लिए अयोग्यता का प्रावधान है। ये जो जानता है, नोज शब्द इस्तेमाल हुआ है अनुच्छेद 104 में, कि व्यक्ति जानता है कि वो योग्य नहीं है या अयोग्य हो गया है, इसका क्या खास मतलब है? क्या अनजाने में हुई गलती माफ है? देखिए, ये जानता है शब्द वाकई दिलचस्प है। कानून की नज़र में तो वैसे अज्ञानता, इग्नोरेंस ऑफ लॉ, कोई बचाव नहीं होता, खासकर संवैधानिक मामलों में। हाँ, ये तो है। लेकिन इस शब्द का प्रयोग शायद इस ओर इशारा करता है कि ये प्रावधान मुख्य रूप से जानबूझकर किए गए उल्लंघन को रोकने के लिए है। अच्छा, इंटेंशन दिखा जाएगा। हाँ, कुछ हद तक। अगर कोई सदस्य वाकई में अनभिज्ञ था, मान लीजिए कोई बहुत जटिल कानूनी स्थिति थी और उसे अपनी अयोग्यता का पता ही नहीं चला, तो शायद स्थिति थोड़ी अलग हो सकती है। पर जैसा आपने कहा, हाँ, ये साबित करना कि कोई जानता था या नहीं जानता था, ये अपने आप में काफी मुश्किल हो सकता है। वही तो मैं कह रहा था, ये तो टेढ़ी खीरों की साबित करना। बिल्कुल। व्यवहार में तो यही होता है कि जैसे अयोग्यता तय होती है, सदस्य से अपेक्षा की जाती है कि वो कार्यवाही से दूर रहे। सही बात है। अच्छा, तो मान लीजिए कोई सदस्य इन चारों में से किसी भी नियम का उल्लंघन करता है, बिना शपथ लिए बैठ गया या जानते हुए कि अयोग्य है फिर भी वोट डाल दिया, तो होता क्या है? मतलब सजा क्या है? संविधान यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है। ऐसे उल्लंघन के लिए जुर्माने का प्रावधान है। जुर्माना कितना? और ये जुर्माना है प्रत्येक दिन के हिसाब से 500 रुपए। 500 रुपए? हर दिन के हिसाब से। जी हाँ। मतलब जितनी बार, जितने दिन कोई सदस्य अवैध रूप से सदन में बैठेगा या वोट करेगा, हर उस दिन के लिए 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। 500 रुपए। आज के जमाने में ये रकम तो मतलब एक संसद सदस्य के लिए ये कितनी बड़ी सजा हुई? कहीं ये सिर्फ नाम के लिए तो नहीं है? हाँ, ये सवाल उठना लाजमी है। 500 रुपए आज शायद किसी बड़े शहर में पार्किंग फाइन जितना भी न लगे। सही कहा। लेकिन हमें ये सोचना होगा कि ये संविधान बना कब था? 1949-50 में। हाँ, उस समय के हिसाब से देखना होगा। बिल्कुल। उस जमाने में 500 रुपए एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, शायद कई लोगों की महीनों की तनख्वाह से भी ज्यादा। तो उस समय के हिसाब से ये गंभीर आर्थिक दंड था। तो क्या इसका मकसद सिर्फ पैसों से डराना था उस वक्त? मुझे लगता है इसका मकसद सिर्फ आर्थिक नहीं था, बल्कि सैद्धांतिक ज्यादा था, और वो सिद्धांत आज भी उतना ही जरूरी है। अच्छा, कैसे? देखिए, ये रकम चाहे आज छोटी लगे, एक प्रतीक है, सिंबॉलिक है। ये इस बात पर जोर देते हैं कि संसद की सदस्यता कोई मामूली बात नहीं है, इसके नियम पवित्र हैं और उनका पालन अनिवार्य है।
ये एक तरह का संवैधानिक गेट पास चेक है। अगर आपके पास वैध पास नहीं है, मतलब योग्यता नहीं है, शपथ नहीं ली है, तो आप अंदर नहीं आ सकते। और अगर जबरदस्ती आए तो जुर्माना लगेगा। ये सदन की कार्यवाही की शुचिता और उसकी वैधता बनाए रखने का एक तरीका है। आप सोचिए, अगर कोई भी बिना योग्यता या शपथ के आकर कानून बनाने में वोट डालने लगे, हाँ, तो उस कानून की वैधता पर ही सवाल उठ जाएगा। ये बात तो सही है, सिद्धांत का ज्यादा महत्व करेंगे आप। अच्छा, ये जुर्माना लगा तो दिया, पर वसूला कैसे जाएगा? क्या ये सदस्य की सैलरी से कटेगा या कोई और तरीका है? संविधान इसके लिए भी एक खास व्यवस्था बताता है। अनुच्छेद 104 कहता है कि ये जुर्माना भारत संघ के प्रति देय ऋण के रूप में वसूला जाएगा। डेट ड्यू टू द यूनियन ऑफ इंडिया। संघ के प्रति देय ऋण, इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये किसी आम कर्ज जैसा है? बिल्कुल, इसका यही मतलब है कि ये सिर्फ सदन का कोई अंदरूनी फाइन नहीं है जिसे मान लीजिए स्पीकर या सदन माफ कर दें। अच्छा, नहीं, ये कानूनी तौर पर भारत सरकार का बकाया माना जाएगा। सरकार इसे उसी तरह वसूल सकती है जैसे वो किसी से टैक्स का बकाया या कोई और सरकारी कर्ज वसूलती है। यानी कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है? हाँ, इसके लिए कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। ये दिखाता है कि संविधान बनाने वाले इस उल्लंघन को कितनी गंभीरता से ले रहे थे। ये सिर्फ सदन का अपमान नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति एक देनदारी है। बाप रे, मतलब ये 500 रुपए का जुर्माना सुनने में छोटा लगे, पर इसकी वसूली का तरीका इसे काफी गंभीर बना देता है। बिल्कुल, ये कानूनी बाध्यता है। पर क्या आज तक ऐसा हुआ है? मेरा मतलब है, क्या किसी सदस्य पर यह जुर्माना लगा है और वसूला गया है? क्या इसकी कोई जानकारी है? देखिए, सार्वजनिक रूप से ऐसे मामलों की जानकारी कम ही मिलती है। आमतौर पर होता ये है कि अगर किसी सदस्य की योग्यता या शपथ पर सवाल उठता है तो मामला तय होने तक वो या तो खुद ही कार्यवाही से दूर रहते हैं या उन्हें रोक दिया जाता है। हाँ, ये ज्यादा होता होगा। जी, तो ये प्रावधान एक निवारक के तौर पर, मतलब एक डिटरेंट के तौर पर ज्यादा काम करता है। लेकिन सैद्धांतिक रूप से अगर कोई जानबूझकर उल्लंघन करे तो ये अनुच्छेद पूरी तरह लागू होता है और जुर्माना वसूला जा सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि संसदीय प्रक्रियाएं कितनी महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक और सवाल, क्या राज्यों की विधानसभाओं के लिए भी ऐसा ही कोई नियम है? मतलब MLAs या MLCs के लिए? हाँ, बिल्कुल है। संविधान में राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के लिए भी लगभग ऐसा ही प्रावधान है। अनुच्छेद 193। 193? जी, अनुच्छेद 193 ठीक इसी तरह की बात करता है। बिना शपथ, योग्यता या अयोग्यता जानते हुए बैठने या वोट करने पर वहां भी 500 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना है। सेम अमाउंट? हाँ, और वो भी राज्य सरकार के प्रति देय ऋण माना जाता है। ये दिखाता है कि ये सिद्धांत की विधायिका में केवल विधिवत रूप से अधिकृत व्यक्ति ही भाग ले सकता है। हमारे संघीय ढांचे में, फेडरल स्ट्रक्चर में हर स्तर पर लागू होता है। दिलचस्प है। मतलब ये सिद्धांत इतना बुनियादी है कि इसे केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर एक जैसा दोहराया गया है। बिल्कुल। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो अनुच्छेद 104 का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब सार क्या है इसका? निचोड़ ये है कि अनुच्छेद 104 एक तरह के सुरक्षा कवच की तरह है। ये सुनिश्चित करता है कि भारत की संसद, जो देश का सर्वोच्च विधायी निकाय है, उसमें केवल वही लोग बैठें और निर्णय लें जो संवैधानिक और कानूनी रूप से इसके हकदार हैं। गारंटी का एक हिस्सा है, कह सकती हूँ। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि संसद सदस्य होना सिर्फ एक पदवी नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है जिसके साथ कड़े नियम जुड़े हैं। बिल्कुल। और संविधान इन नियमों को हल्के में नहीं लेता। उल्लंघन पर भले ही आज के हिसाब से रकम सांकेतिक लगे, एक स्पष्ट दंड तय है जो कानूनी तौर पर वसूला जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये अनुच्छेद, जैसा कि संविधान के भाग वी अध्याय 2 में दिया गया है, वो संसद और उसके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के व्यापक ढांचे का ही एक अंग है। पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज जिसे कहते हैं। हाँ, प्रिविलेजेस। जी, विशेषाधिकार जरूरी हैं ताकि सदस्य बिना डर के अपना काम कर सकें। लेकिन अनुच्छेद 104 ये याद दिलाता है कि इन विशेषाधिकारों के साथ कर्तव्य और सीमाएं भी जुड़ी हैं। संतुलन है एक तरह का। हाँ, बिल्कुल। ये सदन की गरिमा बनाए रखने और ये सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि कानून बनाने की प्रक्रिया त्रुटिहीन रहे, उसमें कोई अवैध व्यक्ति शामिल ना हो। ये पूरी चर्चा हमें एक सोचने वाले बिंदु पर लाकर छोड़ती है। आपने कहा कि 500 रुपए उस जमाने में बड़ी रकम थी, पर आज नहीं है। जी। तो क्या ये प्रावधान आज सिर्फ एक प्रतीक बनकर रह गया है? क्या इस जुर्माने की राशि को आज के हिसाब से बढ़ाने की जरूरत है ताकि इसका निवारक प्रभाव, वो डिटेरेंट इफेक्ट बना रहे?
या फिर इसका सांकेतिक महत्व ही काफी है, ये याद दिलाने के लिए कि भाई नियम तो नियम है, चाहे सजा छोटी ही क्यों ना लगे? ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है। क्या मौद्रिक मूल्य जरूरी है या सांकेतिक मूल्य? हाँ, इस पर वाकई मनन किया जा सकता है। बिल्कुल। धन्यवाद साथियों, आपने वीडियो को पूरा सुना। धन्यवाद। उम्मीद है आपको इसका लाभ होगा। हम संविधान के ज्ञान अध्याय राष्ट्रपति की क्षमादान और संघ की कार्यकारी शक्ति के आगे के अनुच्छेदों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान पर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान हो तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ। SC ST एक्ट को खत्म किया जा रहा है। भाई SC लोगों के साथ में शोषण ही क्यों करते हैं? अगर कोई बारात निकाल रहा है तो किसी की हिम्मत है किसी और जाति की तुमने बारात रोकती देखी है देश के अंदर? कि ठाकुरों की बारात रोक दी है, ब्राह्मणों की बारात रोक दी, मुसलमानों की कोई बारात रोक दी, किसी की बारात रोकी है? भाई दलितों की बारात क्यों रुकती है? उनको लगता है कि ये घोड़े पे नहीं चढ़ सकते। क्यों नहीं चढ़ सकते भाई घोड़े पे? किसी और इंसान को मूंछों के नाम पर मरता देखा है आपने? मगर दलितों को ही मारा जाता है। आपने किसी और इंसान को देखा है कि जो भैया बड़ी बड़ी गाड़ियों पर नहीं चल सकता है? तो ये जो अपराध हो रहे हैं जाति के नाम पर, उस जाति के नाम पर अपराधों को रोकने के लिए सरकार ने SC ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट बनाया था 1989 में। पर ये तो सर अत्याचार रोकने के लिए कानून। हाँ। पर इस कानून को तो विलन बना दिया ना इन लोगों ने। देखिए यही तो नैरेटिव सेट कर रखे हैं ये जातिवादी लोग अपनी जातिवादी मानसिकता को नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये जातिवादी लोग जो है ये आप पर शोषण तो करेंगे जाति के नाम पर, मगर जाति के नाम पर शोषण करने के बाद अगर इन पर कार्रवाई होगी तो कार्रवाई के लिए तैयार नहीं है ना। अगर तुम में इतनी हिम्मत है, अगर जातिवादी आतंकवादी हो, गुंडे हो, अगर तुम जाति के नाम पर अपराध करते हो तो फिर भैया कानून का डंडे को सहन करने की भी हिम्मत धरो ना। फिर तो तुम चूहे बन जाते हो, बिलों में घुस जाते हो ना। सीने से बोलो कि हमने जाति के नाम पर करा था, अपराध करा हमने जाति के नाम पर, हमने नहीं निकलने दी बारात है और भी बारात नहीं निकलने देंगे। सीने चौड़ा के बोलो ना, वीडियो में बोलो ना कि भाई जो भी SCओं की बारात है हमने निकलने देंगे। करो, चूहे क्यों बन जाते हो गैली? तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अम्बेडकरवादी लोगों को कहना चाहता हूं कि आप कानून का सहारा लो, कानून को पढ़ो। जब तक आप कानून को नहीं पढ़ोगे, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाओगे, जब तक आप इनका मुकाबला नहीं कर पाओगे, क्योंकि कानून को पढ़कर उसका इम्प्लीमेंट करना ही हमारा काम है।